नमस्कार। आज मैं प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आपके लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक भक्ति कालीन काव्य के प्रथम अध्याय चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय की सप्रसंग व्याख्या के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको पृष्ठ संख्या 40 पर पद नंबर 3 की सप्रसंग व्याख्या समझा रही हूँ। कुटिल के सुदेश कोह परचियत पिकसद कमल गंध व संध हंस गति चलत मंद मंद श्वेत वस्त्र सोहे शरीर नश स्वाति बुंद जस भमर भमई भुल्लई सुभाव मकरंद बांस रस नैन निरखी शुष पाए सुख यह सदिन मूर्ति रचिए उमा प्रसाद हर हेरियत मिलई राज प्रतिराज जिए। यहाँ पर पद्मावती जब शुक को अपने महल के अंदर ले जाती है और पिंजरे में रख देती है तो तोता पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और उसी क्रम में ये विचार करता है कि इतनी सुंदर अपूर्व सुंदर पद्मावती को पृथ्वीराज चौहान जैसा पति ही मिलना चाहिए। तो उससे पूर्व पद्मावती के सौंदर्य का चित्रण करते हुए चंद बरदाई लिख रहे हैं। कुटिल के सुदेश, सुदेश यानी सुंदर, कुटिल यानी घुंघराले। पद्मावती के सुंदर घुंघराले बाल हैं। पोहप रचियत, पोहप यानी पुष्प जिस पर फूल गुथे हुए हैं। पिक सद, पिक यानी कोयल, उसकी वाणी कोयल की जैसी मधुर है। कमल गंध, उसके शरीर से, चूंकि पद्मावती श्रेणी, पद्मनी श्रेणी की स्त्री यहाँ पद्मावती राजकुमारी को बताया गया है, इसलिए कमल गंध ऐसा माना जाता है कि उसके शरीर से कमल की गंध, सुगंध आ रही है। वह संध, और उसकी अवस्था वह संधि काल की है। हंस गति चलत मंद मंद, वो हंस के समान मंद मंद गति से चलती है। श्वेत सारी सोहे शरीर, उस पद्मावती राजकुमारी के शरीर पर सफेद रंग का वस्त्र सुशोभित होता है। नश स्वाति बुंद जश, नश यानी नख ना, यहाँ पर डिंगल भाषा में सभी जगह आपने देखा होगा ख के स्थान पर श षटकोण काम में लिया जा रहा है। तो यहाँ नश यानी नाखून, नाखून की जो चमक है उसकी वो स्वाति बूंद जस, जस यानी जैसी, स्वाति की बूंद के समान, क्योंकि स्वाति नक्षत्र की बूंद मोती को उत्पन्न करती है। तात्पर्य यह हुआ उसकी नाखून की चमक मोती के समान, स्वाति बूंद नक्षत्र की बूंद के समान चमक वाली है। भमर भुलई स्वभाव मकरंद बासरस, और पद्मावती के शरीर से चूंकि कमल की गंध आ रही है इसीलिए मकरंद यानी पराग, बास यानी सुगंध, मकरंद की सुगंध, कमल के पुष्प में जो मकरंद होता है तो उसे कमल समझ करके मकरंद की सुगंध और रस के लोभ में भमर यानी भौरे भी भवई यानी मंडराते हैं। भुल्लई यानी भ्रमित होकर। पद्मावती के चारों ओर भौरे भी मकरंद की गंध और उसका रस लेने के लोभ से उसके चारों ओर मंडराते हैं। तात्पर्य हुआ जिस प्रकार कमल के पुष्प के चारों ओर पराग के लिए और उसकी सुगंध के लिए भौरे मंडराते हैं, उसी प्रकार भ्रमित होकर के पद्मावती के चारों ओर काले भौरे भ्रमण कर रहे हैं। नैन निरखी शुष पाए सुख, सुख यानी तोता, तोता जब अपने नेत्रों से, नैन निरखी यानी अपने नेत्रों से पद्मावती के सौंदर्य को देखता है, शुष पाए तो अत्यंत आनंदित होता है, सुख पाता है। यह सदिन मूर्ति रची है, और मन में विचार करता है कि इस पद्मावती की रचना तो विधाता ने सुदिन, किसी विशेष मुहूर्त में एक मूर्ति के समान की है, यानी इस सुंदर मूर्ति को तो परमात्मा ने बड़े शुभ मुहूर्त में रचित किया है, उसका निर्माण किया है बहुत सोच समझ के, इसलिए पद्मावती बहुत अधिक सुंदर है। उमा प्रसाद हर हेरियत, और वो कामना करता है, उमा यानी पार्वती, प्रसाद यानी कृपा, माँ पार्वती की कृपा से, हर यानी शिव, हेरियत यानी खोजना, यानी माँ पार्वती की अगर कृपा हो जाए तो शिव जैसा पति इस पद्मावती के लिए खोजना होगा। और वो कौन है? मिलही राज पृथ्वीराज जिए, मन में वो विचार करता है कि ऐसा पति पृथ्वीराज चौहान ही इसको मिलना चाहिए। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार के साथ साथ
उत्प्रेक्षा अलंकार भी दिखाई देता है। जनु मनु मानो जहां होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला पद है दूहा। उच्चर्य कीर सुनी बयनम, हिंदवान दिल्लीगढ़ अयनम, तहां इंद अवतार चहुआनम, तह पृथ्वीराज सूर सुभारम। इस दोहे में जो तोता है वो पद्मावती जब उससे प्रश्न करती है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा राजा कौन है, वो कहाँ निवास करता है, तो उच्चरी यानी उच्चारण करता है, कीर यानी तोता। तोता क्या बोलता है, सुनी बयनम, पद्मावती के वचनों को सुनकर तोता इस प्रकार उच्चरित करता है, इस प्रकार बात करता है, हिंदवान दिल्ली गढ़ अयनम, अयनियम यानी स्थान, हिंदवान यानी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में गढ़ यानी दुर्ग, दिल्ली का दुर्ग भी एक स्थान है, तहां यानी वहां पर, इंद अवतार चौहान, वहां पर जो चौहान राजा है वो साक्षात इंद्र का अवतार है, इंद्र के अवतार के रूप में पृथ्वीराज चौहान वहां का राजा है। तह पृथ्वीराज सूर सुभारम, उस दिल्ली के दुर्ग में चौहान राजा पृथ्वीराज, सूर्य यानी वीर, सुभारम यानी उद्भट, वीर, बड़ा वीर, एक पराक्रमी वीर है, और वो पृथ्वीराज चौहान जो वास्तव में दिल्ली के दुर्ग में इंद्र के समान अवतरित हुआ है, वहां का शासक पृथ्वीराज चौहान है। अगला पद है, प्रिय पृथ्वीराज नरेश, जोग लिखी कग्गर दिनौ, लगुन बरग रचि सरब, दिन द्वादश शशि लिन्नो, से अरु 1130 शास संवत परमान है, जो क्षत्रिय कुल शुद्ध बरनी बर रस्यों प्राण, दिश्यत दिष्ट उच्चर्य वर, इक पलक विलंब न करिए, अलगार रयन दिन पंच मही, जो रुकमणी कन्नरव रिये। यहाँ पर राजकुमारी पद्मावती पृथ्वीराज चौहान को एक पत्र भेजती है और उसमें जो विवरण भेजती है उसका वर्णन किया गया है, और अपने प्राणों की रक्षा कर रुक्मणी के समान, जिस प्रकार कृष्ण ने रुक्मणी का वर्ण किया था उसी प्रकार अपना वर्ण करने के लिए प्रार्थना करती है। प्रिय पृथ्वीराज नरेश, हे प्रिय पृथ्वीराज चौहान राजा, जोग लिखी कग्गर दिनों, यथा योग्य, जोग लिखी राजस्थान में पत्र लिखने की एक परंपरा है, और उसी के अनुरूप यथा योग्य सम्मान पूर्वक बातें लिखकर, कग्गर यानी कागज, कागज यानी पत्र, दिन्नौ यानी दिया, पद्मावती ने प्रिय पृथ्वीराज नरेश को यथा योग्य सम्मान योग्य बातें लिख करके एक पत्र लिखकर शुक को दिया, जिसका विवरण यहाँ चंदबरदाई कर रहे हैं। सगुन लगुन बरग रचि सरब, इस पत्र में पद्मावती राजकुमारी ने विवाह के मुहूर्त की लग्न कुंडली, रचि यानी अंकित की, सरब यानी सब प्रकार से विवाह के मुहूर्त की लग्न कुंडली अंकित की, और दिन द्वादश शशि लिन्नो, शशि यानी चंद्रमा, चंद्र पक्ष की द्वादशी का दिन उसमें निर्देशित किया, यानी विवाह की लग्न कुंडली जो उसकी तैयार की गई थी उसको उस पत्र में अंकित करके, और ये बताया कि शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन उसका विवाह होना निर्धारित है। से अरु 1130 सात संवत परमान है। वास्तव में इस पद का अर्थ नीचे की पंक्तियों से जुड़ा हुआ है। पद्मावती कहती है से अरु 1130 यानी 1130 संवत, शास यानी वैशाख मास, परमान है यानी प्रमाण के लिए। किस दिन विवाह की तिथि निर्धारित है? 1130 वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्मावती की विवाह की लग्न कुंडली निश्चित की गई है, और उसका विवरण वो इस पत्र में दे रही है। जो क्षत्रिय कुल शुद्ध, और वो संबोधित करते हुए पृथ्वीराज को कहती है कि अगर क्षत्रिय कुल यानी क्षत्रिय कुल शुद्ध, यानी अगर तुम शुद्ध क्षत्रिय कुल के हो तो बरनी वर रस्यौ प्राणे, तो बरनी यानी मेरा वर्ण करके, हे श्रेष्ठ वर मेरा वर्ण करके, रस्यौ प्राणे प्राण यानी जीवन, रस्यौ यानी रखो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। अगर हे पृथ्वीराज चौहान आप सच्चे क्षत्रिय कुल के हैं तो मेरा वर्ण करके मेरे प्राणों की रक्षा करो। दिश्यत दिष्ट उच्चर्य वर, एक पलक विलंब न करिए, दिश्यत यानी देखकर, दिष्ट यानी दृष्टि, उच्चर्य यानी प्रस्थान, वर यानी श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ राजन
इस पत्र पर एक दृष्टि डालते ही, दृश्यत यानी देखते ही, अपनी दृष्टि देखते ही, उच्चरिए यानी प्रस्थान कीजिए, एक पलक विलंब न करिए, एक क्षण का भी आपको विलंब नहीं करना है। शुक के द्वारा प्राप्त इस पत्र पर दृष्टि डालते ही, नजर डालते ही आपको प्रस्थान करना है। अलगार रयन दिन पंचमही, जो रुकमनी कनरव रिये, जो जिमी जैसे जहां होता है वहां पर उदाहरण अलंकार होता है, और यहाँ पर कहा है कि जिस प्रकार रुकमणी कन्नरव्य, रुकमणी कन्नरव रिय, जिस प्रकार रुकमणी का वर्ण कृष्ण ने, कन्नरव यानी कृष्ण ने किया था, उसी प्रकार अलगार यानी गुप्त रूप से, रयन यानी रैन, रैन यानी रात्रि, रयन दिन, दिन रात, पंचमही 5 दिन रात के बीच आप गुप्त रूप से 5 दिन रात के अंतर आकर के मेरा वर्ण उसी प्रकार कीजिए जैसा कि कृष्ण ने रुक्मणी का किया था। एक बार और दोबारा सुना देती हूँ कि हे प्रिय पृथ्वीराज चौहान, यथा योग्य सम्मान देते हुए मैं ये पत्र शुक को दे रही हूँ। कग्गर यानी कागज, पत्र मैं शुक को दे रही हूँ, और उसमें उसमें पद्मावती ने विवाह के लगुन कुंडली को उचित प्रकार से अंकित किया, और संवत 1130 वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन विवाह की तिथि निर्देशित की, प्रमाणित की, और कहा कि अगर आप शुद्ध क्षत्रिय कुल के हैं तो मेरा वर्ण करके मेरे प्राणों की रक्षा करें। इस पत्र को पर दृष्टि पड़ते ही एक क्षण का भी विलंब न करें और आप प्रस्थान करें, और जिस प्रकार कृष्ण ने रुक्मणी का वर्ण किया उसी प्रकार गुप्त रूप से दिन रात 5 दिन की अवधि आपके पास है, 5 दिन की अवधि के अंदर मेरा भी वर्ण करें। उत्प्रेक्षा उदाहरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर डिंगल भाषा है और प्रबंध शैली है। अगला पद पृथ्वीराज चौहान और गौरी के युद्ध का चित्रण का है, जिसका विवरण, जिसकी सप्रसंग व्याख्या अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करेंगे।